वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज हम देखेंगे तमिल सिनेमा की एक शानदार फिल्म जिसका नाम है पाव कड़िगल। 4 छोटी छोटी अलग अलग कहानियों से बनी ये एक पूरी फिल्म मैं आपको 4 हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगा। हर एक कहानी अपने आप में बेहद ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारा मैसेज देके जाएगी। हमारी पहली कहानी का नाम है थंगम। कहानी है 2 बचपन के दोस्त सरवन और सथर की। सथर एक मुस्लिम ट्रांसजेंडर है जो अपने हिंदू दोस्त सरवन से बेहद प्यार करता है। सरवन उसके प्यार को सिर्फ दोस्ती समझता है और बिल्कुल अनजान है कि सथर उसे किस कदर सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अब कोयम्बटूर से अपनी पढ़ाई खत्म करके सरवन काफी दिनों बाद अपने गांव लौटा है। इतने दिनों बाद सरवन को देख के सथर काफी खुश हो जाता है। सरवन उसे बताता है कि अब उसने बैंक में एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली है, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने बहुत समय से वेट किया है। ये बात सुन के सथर के मुंह पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे ये लग रहा है कि शायद सरवन उसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाला है। इतना कह के सरवन उसे एक चिट्ठी पकड़ाता है। ये चिट्ठी एक लव लेटर है जो सरवन की तरफ से सथर की छोटी बहन साहिरा के लिए है। सरवन उसे बताता है कि मैं बचपन से ही साहिरा से बहुत प्यार करता हूँ, पर एक अच्छी नौकरी मिलने का इंतजार कर रहा था ताकि सब सही हो जाए और मैं साहिरा से उसका हाथ मांग लूं। ये बात सुन के सथर का दिल टूट जाता है। सरवन का जो प्यार वो अपने लिए इमेजिन कर रहा था वो उसकी बहन साहिरा के लिए था। सथर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपना दुख छुपा के सरवन का वो लेटर साहिरा को देने के लिए तैयार हो जाता है। घर पहुंच के वो इस लेटर के बारे में साहिरा को बताता है और उसे पता चलता है कि साहिरा भी सरवन को उतना ही चाहती है जितना सरवन साहिरा को। दोनों का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देख के सथर अपने दिल पे पत्थर रख लेता है और सरवन की खुशी के लिए साहिरा और सरवन को मिलाने में उन दोनों की काफी मदद करता है। सरवन को पता है कि उसके पिता और ये समाज उन दोनों का ये प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। इसलिए वो दोनों लोगों की नजरों से बचकर छुप छुप के ही मिलते हैं। एक दिन सरवन के मामा सरवन और साहिरा को सिनेमा हॉल में एक साथ पिक्चर देखते हुए पकड़ लेते हैं। ये बात दोनों के परिवारों को पता चलती है और दोनों परिवार अपने बच्चों के खून के प्यासे हो जाते हैं। सरवन और साहिरा अपनी जान बचा के उस गाँव से भागने का प्लान करते हैं। सथर इनमें उनकी बहुत मदद करता है और जो पैसे उसने अपनी सर्जरी के लिए बचा के रखे थे वो पैसे वो सरवन को दे देता है। सथर का हमेशा से ही सपना था कि वो बॉम्बे जाके अपनी सर्जरी करवा लेगा, क्योंकि गांव के लोग उसे ताने दे दे के परेशान कर चुके थे और इस गांव में उसका जीना हराम हो चुका था। अब उन पैसों को बचा के वो बॉम्बे जाके एक सर्जरी करा के सरवन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहता था। पर अब सरवन और उसकी बहन साहिरा को इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए सरवन को वो पैसे देते हुए वो उन्हें जल्दी उस गांव से निकलने को कहता है। सरवन का ऐसे सथर को अकेले छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है और सथर का अपने लिए इतना प्यार देख के वो रो पड़ता है। खैर वो लोग उस गांव से निकल जाते हैं और कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। साहिरा और सरवन वापस गांव में आ रहे हैं और उनके परिवारों ने उन्हें अपना लिया है। सरवन के मामा उन्हें गाड़ी में लेने आए हैं और उनके बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। रास्ते में सरवन सथर के बारे में पूछता है। वो अपने मामा को बताता है कि बहुत समय हो गया, सथर ने मुझे लेटर नहीं लिखा, आखिर वो ठीक तो है। जवाब में उसके मामा उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदद करने के बाद उसके पिता ने उसे घर से मार के निकाल दिया और तुम्हारे पिता ने गांव से उसका खाना पीना सब बंद करवा दिया। वो दिन में पूरे गांव में भटकता और रात को पुराने पुल के नीचे जाके सो जाता था। एक दिन वहाँ कुछ शराबी आए और उसे रात में छेड़ने लग गए। डरा सहमा सथर घर घर की ठोकरें खाने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर उसके माँ बाप ने भी उसकी मदद नहीं की और अपने घर का दरवाजा बंद ही रखा। हार मान के सथर ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया और उन जानवरों ने उसे जान से मार दिया। ये सुन के सरवन और साहिरा रोने लग जाते हैं। सथर का ऐसा हाल सुन के उनकी आंखें भर आती हैं और दिल रोने लगता है। दोनों अपने माता पिता और गांव के लोगों को बहुत गालियां निकालते हैं। सरवन बोलता है कि उस मासूम लाचार ने हमारी मदद ही की थी, कोई जुर्म नहीं कर दिया था और उस छोटी सी बात की आप लोगों ने उसे इतनी बड़ी
बड़ी सजा दे दी और किसी को इतनी बुरी तरह से मारने के बाद आप लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। आप में थोड़ी सी इंसानियत नहीं बची। इतना कह के दोनों अपने माता पिताओं को छोड़ के उस गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। रास्ते में सरवन उसी जगह जाता है जहाँ वो और सथर मिला करते थे। वहाँ पहुँच के सथर की यादें ताजा हो जाती हैं और सरवन फूट फूट के रोने लग जाता है। अपने प्यारे सथर की बातें उसके दिमाग में अभी भी घूम रही हैं, मानो सथर उसके आसपास ही हो। तो दोस्ती की मिसाल देती हमारी पहली कहानी यहाँ पे खत्म होती है और अब समय है दूसरी कहानी का। तो हमारी दूसरी कहानी का नाम है लव पन्ना उत्तरनम। कहानी है आदि लक्ष्मी और ज्योति लक्ष्मी नाम की दो बहनों की, जिनके पिता वीर सिम्हा गांव के मुखिया हैं। ऊंची जाति से होने के कारण वीर सिम्हा जात पात को बहुत मानते हैं। पॉलिटिक्स में होने के कारण वो लोगों के सामने तो बहुत भले और अच्छे इंसान बनते हैं, पर असलियत में जब भी कोई छोटी और एक ऊंची जाति वाले लड़का लड़की में प्यार होता है तो ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लोगों के वोट पाने के लिए वो लोगों के सामने तो इंटरकास्ट मैरिज को बहुत बढ़ावा देते हैं, पर लोगों की पीठ पीछे नारी कुटी नाम के अपने आदमी का इस्तेमाल करके वो ऐसे ही प्यार करने वाले जोड़ों को मार देते हैं। आदि लक्ष्मी और ज्योति लक्ष्मी दोनों जुड़वा बहनें हैं। जहां आदि अपने पिता के साथ अपने गांव में रहती है, वहीं दूसरी तरफ ज्योति अपने पिता के व्यवहार से परेशान होके शहर में रहने लग जाती है। अब आदि को अपने पिता के ड्राइवर से प्यार हो जाता है, पर अपने पिता के डर के कारण वो ये बात उनसे कभी कर नहीं पाई थी। पर क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद उसके पिता बदल चुके हैं और इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, तो बहुत हिम्मत जुटा के आदि अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बताती है। उसके पिता उसके सामने ये रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने मन में उस ड्राइवर के लिए वो बहुत गुस्सा और नफरत लिए बैठे हैं। ये बात नारी कुटी को पता चलती है और वो वीरा सिम्हा को बोलता है, हमें आदि के साथ भी वही करना पड़ेगा जो हमने अब तक बाकी लड़कियों के साथ किया है, और क्योंकि आप इस गांव के लीडर हैं इसलिए आदि को दी गई सजा बाकी लोगों के भी बहुत काम आएगी और दोबारा कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसा काम करने की। वीर सिम्हा मान जाते हैं और आदि को मारने की जिम्मेदारी नारी संभाल लेता है। आदि लक्ष्मी बहुत खुश होके ज्योति लक्ष्मी को फोन करती है और उसे बताती है कि उनके पिता शादी के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है और अगले दिन गांव पहुंच जाती है। नारी कुटी और आदि के पिता आदि को मारने की तैयारी में लगे हैं। आदि नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ पे एक करंट वाली तार लगा के नारी कुटी उसे मार देता है, पर उसी समय ज्योति लक्ष्मी की एंट्री हो जाती है। ज्योति अपने दोस्त वीक्यू और पेनल्पी के साथ आई है। ये देख के वीर सिम्हा हैरान हो जाता है। ज्योति बहुत खुश है कि उसके पिता बदल चुके हैं। वो अपने पिता से पूछती है कि आदि कहाँ है। वीर सिम्हा उसे झूठ बोलते हैं और बताते हैं कि आदि अपने ससुराल वालों को लेने गई है। ज्योति उनकी बात मान लेती है, पर पेनल्पी को आसपास का माहौल देख के थोड़ा शक होने लगता है। घर वालों और नौकरों के हाव भाव देख के पेनल्पी समझ जाती है कि इन लोगों ने मिलके आदि को मार दिया है, पर इससे पहले वो ज्योति को ये सब बता पाती, वीर सिम्हा और नारी कुटी बी क्यूब को पकड़ लेते हैं। उन्हें शक है कि बी क्यूब ज्योति से प्यार करता है और ज्योति उसे यहाँ पे उन सबसे मिलवाने लाई है। ज्योति और पेनल्पी वहाँ पहुँचते हैं और बी क्यूब को मार से बचाने के लिए वो वीर सिम्हा के सामने कपल बनने का नाटक करते हैं। ज्योति बोलती है कि मैं पेनल्पी से प्यार करती हूँ और हम दोनों लेस्बियन हैं। ये सुन के वीर सिम्हा को थोड़ी हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है, क्योंकि गांव में रहने के बाद वीर सिम्हा ने ये सब कभी नहीं देखा। अब वीर सिम्हा ज्योति को बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुम्हें इन दोनों की जान बचानी है तो तुम गाँव में ही रहो और इन दोनों को यहाँ से भेज दो, वरना मैं तुम तीनों को यही मार के दफना दूंगा। अब पेनल्पी और बी क्यूब की जान बचाने के लिए ज्योति हाँ कर देती है और अपने पिता के साथ गाँव में रहने लगती है। झूठे मान सम्मान और जात पात के जाल में फंसे अपने पिता को इस तरह देख के ज्योति बहुत दुखी होती है। अब उसका अपने पिता के साथ रहना बहुत मुश्किल है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके पिता इंसान से हैवान कैसे बन गए कि अपनी बेटी की जान लेते समय उन्होंने 2 सेकंड भी नहीं सोचा। आखिरी बार ज्योति अपने पिता से मिलने आती है और उन्हें एहसास कराने की कोशिश करती है कि आदि को मार के उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनका अपना खून जिस
जिसे उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इन झूठी मान्यताओं के चक्कर में उसे जान से मार दिया। ये कह के ज्योति उन्हें कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप जैसे शैतान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। बीक्यूब और पेनेलोपी उसे वहाँ लेने आते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग निकलते हैं। नारीकुटी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर अब सब कुछ बेकार है। वो लोग उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। तो ये जात पात की प्रथाएं कैसे एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को भी खराब कर देती हैं, ये बताते हुए हमारी ये दूसरी कहानी भी यहाँ खत्म होती है। अब तीसरी कहानी है मती और सत्या के छोटे से परिवार की। ये दोनों मदुरई के शहर में अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। बड़ी बेटी वैदेही, छोटी बेटी पोन्नुथाई और एक बड़ा बेटा भरत इनके घर की शान है। जब वैदेही अपनी जवानी में पहुंचती है तो उसकी माँ मथी उसे समझाती है कि अब से उसे बच्चों की तरह रहना छोड़ना पड़ेगा। अब वो एक महिला बन चुकी है और उसकी इज्जत अब उसके हाथ में है। मथी थोड़े पुराने ख्यालात की है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी हमेशा समाज के दायरे में रहने की शिक्षा देती है। अब क्योंकि वैदेही बड़ी हो चुकी है तो अब उसे वैदेही की चिंता ज्यादा सताती है। तो वहीं एक दिन इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उनकी छोटी बेटी पोन्नुथाई को किडनैप कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अपनी बेटी पे हुए इस जुल्म के बाद पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। समाज और रिश्तेदारों के डर से मती सत्या को मना करती है पुलिस के पास जाने के लिए। सत्या एक लाचार बाप की तरह अपनी बेटी को रोज उस गम से जूझते हुए देखता है। दूसरी तरफ पोन्नुथाई भी सदमे में है और इस हादसे के कारण उसका स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। मती पूरी कोशिश करती है कि उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बुरी नजर पोन्नुथाई पे बिल्कुल ना पड़े। वो उनको बिल्कुल शक नहीं होने देती कि पोन्नुथाई के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसे पता है अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो ये समाज उसकी छोटी सी बच्ची को जीने नहीं देगा। सत्या एक अच्छा बाप होने के नाते पूरी कोशिश करता है कि अपनी बेटी को इस गम से बाहर निकाले। वो पोन्नुथाई को बोलता है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये किस्सा उसके सपनों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। वो उसे मोटिवेट करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर मती के लिए इस किस्से से उभर पाना बहुत मुश्किल है। इस समाज की शकबरी निगाहों को और अपने रिश्तेदारों के बढ़ते हुए सवालों से उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। इन सब के बीच वो अपने आप को पोन्नुथाई को एक पहाड़ की चोटी से धक्का देते हुए भी इमेजिन करती है। अपने मान सम्मान और समाज का इतना दबाव है कि मथी को अपनी बेटी को जान से मारने के ख्याल भी आ रहे हैं, पर वो अपने आप को संभालती है और अपनी मासूम बच्ची की तरफ देख के अपने आप पे शर्म महसूस करती है कि उसके मन में ऐसे ख्याल आए। और फिर भरत उस लड़के को ढूंढ के उसे जान से मारकर हमेशा हमेशा के लिए उसके इस पाप की सजा उसे दे देता है। अब बारी है चौथी और आखिरी कहानी की, जिसे देख के आपका भी दिल भर आएगा। तो जैसे पिछली कहानियों ने समाज की कुरीतियों और सामाजिक मुद्दों पे सवाल उठाए, वैसी ही कहानी कुछ ये है। तो अब अपने पिता के घर सुमति की गोद भराई की तैयारियां चल रही हैं। सुमति बहुत समय बाद अपने घर वापस लौटी है, क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी वो लड़का नीची जाति से था और इसके पिता को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होता। इसलिए सुमति घर से भाग गई थी। पर जैसे ही उसके पिता को पता चला कि सुमति माँ बनने वाली है, वो उसे वापस घर ले आए। अपने पिता का बदला हुआ व्यवहार देख के सुमति उनकी बात मान गई थी और अपने घर आ चुकी है और अब उसकी गोद भराई की रस्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे परिवार में चहल पहल है और घर के सारे लोग बहुत खुश भी हैं। घर से भागने के बाद सुमति को लगा था कि शायद अब उसके पिता का प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा, पर अपने पिता में यूं बदलाव देख के अब सुमति की खुशियां भी दोगुनी हो गई हैं। और साथ ही साथ सुमति का पति हरि भी खुश है, क्योंकि अब फिर से बाप बेटी में एक प्यार देख रहा है। तो अब गोद भराई की सारी तैयारियां करके सारा परिवार सोने चला जाता है और अचानक आधी रात को सुमति बीमार हो जाती है। सुमति के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे थोड़ा सा हौसला देती है, पर उसकी हालत में कोई सुधार न होता देख उसकी माँ भी घबरा जाती है। इतने में सुमति के पिता उसकी माँ को खींच के वहाँ से दूसरे कमरे में ले जाते हैं और तब सुमति के पिता का असली चेहरा हमारे सामने आता है। सुमति की इस हालत के जिम्मेदार उसके पिता ही हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए और एक छोटी जाति के लड़के से शादी करने के लिए उन्होंने सुमति को ये सजा दी थी। सुमति के पानी में जहर मिला के उसे मारने का फैसला कर लिया
है। वो पानी पीने के बाद जहर अपना असर दिखाता है और सुमति तड़पने लगती है। रोती गिड़गिड़ाती सुमति अपने पिता और अपने घर वालों से मदद की बहुत गुहारें लगाती है, पर उसके पिता के डर से उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। रोती चिल्लाती सुमति को रियलाइज होता है कि उसके पेट में उसका बच्चा अब मर चुका है और उसका बहुत खून भी बह गया है। ये बात वो बाहर खड़े अपने पिता को बताती है, पर उसके पिता को बिल्कुल भी तरस नहीं आता। समाज में अपनी इज्जत और मान सम्मान को बचाने में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपनी गिड़गिड़ाती हुई बेटी पर भी तरस नहीं आता। कुछ देर बाद वहीं तड़पते तड़पते सुमति की मौत हो जाती है और उसके पिता वहीं बाहर खड़े खड़े ये तमाशा देखते रहते हैं। जब सुमति के पति हरि को ये बात पता चलती है तो वो उसके पिता पे केस कर देता है और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। तो इस तरह हमारी चारों कहानियां यहाँ एंड होती हैं। समाज का असली चेहरा दिखाती ये कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।